लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट विल आज का हमारा टॉपिक है। कॉर्पोरेट विल VEIL जहाँ पर लिखा हुआ है, तो कॉर्पोरेट विल का मतलब क्या होता है? VEIL विल मतलब शेल्टर। क्या मतलब होता है? शेल्टर। अब एक मेरी बात बहुत ध्यान से सुनो, कंपनी का मैनेजमेंट किसके पास होता है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के पास। कंपनी का मैनेजमेंट किसके पास होता है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। कंपनी के ऑनर्स कौन होते हैं? शेयर होल्डर। कंपनी के ऑनर्स कौन होते हैं? शेयर होल्डर को कोई डिसीजन देना होता है तो कौन सी मीटिंग में जाके डिसीजन सुनाते हैं? एनुअल जनरल मीटिंग। पढ़ा था हमने, है ना? अब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के पास कंपनी का सारा मैनेजमेंट है और वो कंपनी को चला रहे हैं। और सोचो किसी दिन ऐसा हो जाए कि जो कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है, कॉन्सेप्ट ध्यान से सुनना, वही कंपनी के साथ फ्रॉड करे। समझ में आ रही बात? क्योंकि कंपनी का मैनेजमेंट पूरा उनके पास है और उन्होंने कंपनी के साथ चीटिंग की है। कॉर्पोरेट विल का मतलब होता है कि सबसे पहले गलती किसकी देखी जाती है? कंपनी। किसकी गलती देखी जाती है? और इस शेल्टर के पीछे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, ऑफिसर्स, शेयर होल्डर्स और अदर एम्प्लॉयज और KMPs होते हैं, की मैनेजरियल पर्सनल्स। CS को कंपनी का KMP माना जाता है, की मैनेजरियल पर्सनल्स माना जाता है, जो कंपनी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, CS। तो ये सभी कंपनी के शेल्टर के कहाँ पर है? बेटा सब जाग चुके हैं। कंपनी के शेल्टर के कहाँ पर है? पीछे। सबसे पहले डायरेक्ट अटैक किस पे होगा? कंपनी। तो कंपनी की एक कॉर्पोरेट व्हील है, मतलब कॉर्पोरेट शेल्टर है, मतलब कॉर्पोरेट कर्टन। कर्टन मतलब वो पर्दा, वो आवरण, वो शेल्टर, जिसके पीछे ये सब लोग हैं। कौन कौन है? और शेयर होल्डर्स, एम्प्लॉयज और की मैनेजरियल पर्सनल्स। जब मान लो कि गलती बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की हो, किसकी गलती हो, तो फिर ये शेल्टर क्या हो जाता है? हट जाता है। इसे बोलते हैं लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट व्हील, मतलब शेल्टर का हटना। लिख लो, लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट व्हील का मतलब होता है आपने ये शेल्टर क्या कर दिया? रिमूव कर दिया। आपने शेल्टर को क्या कर दिया? हटा दिया। आपने शेल्टर को क्या कर दिया? परमानेंटली खत्म कर दिया। तो लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट व्हील का मतलब होता है आपने शेल्टर को हमेशा के लिए यहां से हटा दिया। ठीक है। अब कॉर्पोरेट व्हील मैंने आपको अच्छे से समझा दिया। एक बार अपन मॉड्यूल में से पढ़ लेते हैं कि कॉर्पोरेट व्हील थ्योरी है क्या। फटाफट रीड करते हैं। कॉर्पोरेट व्हील रेफर्स टू लीगल कॉन्सेप्ट वेयर बाय द कंपनीज आइडेंटिफाइड सेपरेटली फ्रॉम मेंबर ऑफ द कंपनी। क्या हमने पढ़ा था कि कंपनी अलग और मेंबर्स अलग। कंपनी अलग और इसे क्या बोलते हैं? सेपरेट लीगल एंटिटी कॉन्सेप्ट। इवन द मेंबर्स हु कंपोज इट, जिसने इस कंपनी को बनाया है, दैट इज प्रमोटर और कॉन्ट्रीब्यूटर्स, उनसे भी ये क्या होते हैं? अलग होते हैं। तो कंपनी की क्या होती है? सेपरेट लीगल एंटिटी, और इस एंटिटी को बोलते हैं कॉर्पोरेट विल। समझ में आ गई बात? आगे लिखा है द टर्म कॉर्पोरेट विल रेफर्स टू द कॉन्सेप्ट दैट मेंबर्स ऑफ द कंपनी आर शील्डेड फ्रॉम द लायबिलिटी कनेक्टेड टू द कंपनीज एक्शन इफ द कंपनी इनकर एनी डेट। कंपनी की क्या है? डेट्स मतलब उधारियां हैं, बोरोइंग्स है। और कॉन्ट्रावेंस एनी लॉ, कंपनी ने कोई लॉ को तोड़ दिया। कॉन्ट्रावेंस मतलब लिखो ब्रेक कर दिया, तोड़ दिया। जल्दी जल्दी लिखो बेटा, अपने पास टाइम कम है, अपन ज़्यादा से ज़्यादा सिलेबस कवर करने की कोशिश कर रहे हैं। द कॉन्सेप्ट इम्प्लाइज दैट मेंबर्स शुड नॉट बी लायबल फॉर दोज एरर। मेंबर्स उन एरर्स के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि लॉ किसने ब्रेक करा है? लॉ किसने ब्रेक करा है? तो रिस्पॉन्सिबल भी कौन होगा? मेंबर्स तो फ्री है क्योंकि बीच में कॉर्पोरेट विल है। ठीक है। तो यहाँ पर अदर वर्ड्स में देखा जाए तो दे एंजॉय कॉर्पोरेट इंसुलेशन। एक इंसुलेशन मतलब एक तरीके से वो एक वैक्यूम में सेफ है, और पूरा इल्जाम आएगा तो किस पर आएगा? कंपनी। क्लियर हुआ? आगे है सलमन वर्सेस सलमन का केस। इस केस में आपको समझाया गया है कि कंपनी की सेपरेट लीगल एंटिटी होती है। कौन सी एंटिटी होती है? सेपरेट लीगल एंटिटी। देखो इस केस को एक बार अपन रीड करते हैं, आप लोग भी पढ़ो, और इस केस का क्या डिसीजन है मुझे समझो। केस का नाम है सलमन वर्सेस सलमन एंड कंपनी लिमिटेड
the House of Lords laid down that the company is a person distinct and separate from its member. ये वर्ड आपको ऐसे कैसे लिख के आना है, distinct and separate from its members. ठीक है, आगे केस समझाओ क्या लिखा है. Incorporated a company named Salomon and Company Limited. एक कंपनी बनाई उसने, लिमिटेड है तो कौन सी कंपनी है, पब्लिक कंपनी. पहले ये जरूर देख लेना एग्जाम में कि पब्लिक है या ये प्राइवेट है. ठीक है, कितने नंबर ऑफ मेंबर्स मिनिमम होने चाहिए, 7. पब्लिक कंपनी सेक्शन 2 सब क्लॉज 71, 7 मेंबर. प्राइवेट कंपनी 2 सब क्लॉज 68. ठीक है, तो यहाँ पर 7 मेंबर्स रिक्वायर्ड थे. कौन कौन आ गए उसके परिवार के, उठ के देखो, है ना, वो खुद, उसकी वाइफ और उसके 4 लड़के और एक डॉटर, सब परिवार वालों ने मिलकर एक क्या बना ली, बढ़िया सी कंपनी. आगे क्या हुआ, दिस कंपनी टुक ओवर द पर्सनल बिजनेस असेट्स ऑफ Salomon फॉर अ पर्टिकुलर अमाउंट, से सपोज 38,782 एंड टर्न Salomon टुक 20,000 शेयर्स. एक पर्सनल असेट्स को बेचकर कंपनी में पैसा डाल दिया. कोई बात नहीं, सभी डालते हैं. अपनी असेट्स बेची, कंपनी में पैसा डाल दिया. ठीक है, और 20,000 शेयर ले लिए. और क्या करा, डिबेंचर कितने के लिए, 10,000 ऑफ द कंपनी विथ चार्ज ऑन द कंपनीज असेट्स एंड द बैलेंस इन कैश. और बाकी का पैसा कैश में पड़े रहने दिया. आपको पता है कि डिबेंचर्स कंपनी के लिए लॉन्ग टर्म लोन माने जाते हैं, और शेयर्स खरीदकर आप कंपनी के क्या बन जाते हो, ओनर. पता है ना. तो डिबेंचर होल्डर्स को सबसे पहले पैसा मिलता है, उसके बाद मिलता है प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स को, उसके बाद मिलता है प्रेफरेंशियल शेयर होल्डर को, उसके बाद मिलता है इक्विटी को. हमने पढ़ लिया था लास्ट टाइम. तो भैया इनने भी डिबेंचर खरीद लिए कंपनी के, खरीद सकते हैं ना. आपको पता है कि कंपनी के शेयर्स और डिबेंचर्स दोनों परचेस हो सकते हैं. अब आगे क्या हुआ, आगे देखो क्या हुआ. हाँ, हिज वाइफ, डॉटर एंड 4 सन टुक अप द शेयर्स. एक पर्टिकुलर शेयर खरीद लिया उन्होंने एक एक. सब्सिक्वेंटली द कंपनी वेंट इनटू लिक्विडेशन. चल नहीं पाई, कंपनी का लिक्विडेशन हो गया. आगे क्या हुआ कि द अनसिक्योर्ड क्रेडिटर, अनसिक्योर्ड क्रेडिटर का नंबर कब आता है बताओ, सिक्योर्ड के बाद. अब उन्होंने बोला हम अनसिक्योर्ड क्रेडिटर हैं, हमें पहले पैसा दो. आप 7 लोग तो वो हो, आपकी कंपनी, आप पैसे लेते रहना बाद में. किनको बोला, 7 मेंबर्स, क्योंकि वो फैमिली मेंबर है. तो अनसिक्योर्ड क्रेडिटर का कहना था कि असेट्स बेचकर सबसे पहले पैसा हमें दे दो. आप लोग क्या सोचते हो बताओ, क्या पहले पैसा अनसिक्योर्ड क्रेडिटर को मिलना चाहिए? तो उन्होंने बोला कि सर हम भी कंपनी के क्या हैं, मेंबर है, डिबेंचर होल्डर्स. हम जो है कंपनी से सेपरेट लीगल एंटिटी कॉन्सेप्ट के कारण मेंबर इज डिस्टिंक्ट, और कंपनी जो है उसका एक अलग एग्जिस्टेंस होता है. तो हम भी आपकी तरह क्या है कंपनी में, आउटसाइडर्स. तो कंपनी के असेट्स बेचकर जो लिस्ट तय है उसके अकॉर्डिंग लिस्ट डी में डिबेंचर होल्डर को सबसे पहले पैसा मिलना चाहिए, और वो हमें मिलेगा. 7 लोग हम ही ने कंपनी बनाई है, इसका ये मतलब नहीं है कि कंपनी हमारी. कंपनी कभी भी मेंबर्स की नहीं होती. मैंने आपको बताया चाहे उनके पास कितने % शेयर्स हो, 100%. लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था. तो चाहे आपके पास 100% शेयर्स हैं, पर आपकी कंपनी नहीं हो सकती. इवन दो यू आर होल्डिंग वर्चुअल शेयर कैपिटल ऑफ द कंपनी, यू कैन नॉट बी ट्रीटेड एज एन मेंबर ऑफ द कंपनी, होल सोल ऑनर ऑफ द कंपनी. ये कहीं लिख लो. आपके पास कंपनी के 100% शेयर्स भी हो तो भी आप कंपनी के होल सोल ऑनर नहीं है. बेटा लिखो, लास्ट बेंच में 26. तो आपके पास 100% शेयर कैपिटल है तो भी आप कंपनी के ऑनर नहीं हो सकते. तो बेचारा वो भी गरीब क्या कहलाएगा, आउटसाइडर. और उसे भी राइट है कि वो कंपनी के फंड में से पहले पैसा ले. ठीक है, तो उसने सेक्योर्ड क्रेडिटर से रिक्वेस्ट करी इन रिस्पेक्ट ऑफ द डिबेंचर हेल्ड बाय हिम. ही वाज द मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ वन मैन कंपनी which was not different from Salomon, and clock of the company was near sham and fraud. It was held by Lord Macnaghten. Lord Macnaghten ने बोला कि भाई कंपनी का सेपरेट एग्जिस्टेंस है, कंपनी को आप अलग ट्रीट करो और इनके डिबेंचर होल्डर्स को अलग ट्रीट करो. इनकी कंपनी नहीं है इसलिए इन्हें भी अकॉर्डिंग टू लॉ पहले पैसा मिलना चाहिए. केस समझ में आ गया.
केस का क्रक्स समझना आपको, क्रक्स इतना सा था कि उन्हें भी आउटसाइडर ट्रीट किया जाए, भले ही उन्होंने कंपनी बनी। समझ में आ गया? ठीक। अगला देखो, कंपनी इज एट लॉ अ डिफरेंट पर्सन। फिर से रिपीट है इसलिए इसको पढ़ने की जरूरत है। इसमें पूरा वही बताया कि कंपनी को आप डिस्टिंक्ट पर्सन ट्रीट करो। इसमें लिख लो रिपीटेशन। नाउ द क्वेश्चन में अराइजेस वेदर दिस व्हील ऑफ कॉर्पोरेट विल कैन इवन बी लिफ्टेड। ठीक है, क्या इस व्हील को, इस आवरण को, शेल्टर को कभी हटाया जा सकता है? आंसर यस। कब हटाएंगे बताओ? जब फ्रॉड किसने किया? खुद बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। इसमें से एक पर्टिकुलर पॉइंट पर एक केस बनकर एग्जाम में आ जाता है और पूछते हैं कि इस पर लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट विल लगेगा या नहीं। आपको सिर्फ पॉइंट याद रखना है, इसकी अंदर की डिटेल आप मन से लिख सकते हो, उसकी परमिशन है, क्योंकि ये लॉ नहीं है, ये एक कॉन्सेप्ट। लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट विल क्या है? एक कॉन्सेप्ट। तो आप इसमें अपनी ओन लैंग्वेज मिक्स कर सकते हो, मेरी परमिशन। आगे देखो, फर्स्ट पॉइंट क्या है? लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट विल कब कब लगेगा? पहला पॉइंट पढ़ो जल्दी से, क्या लिखा हुआ? द डिटर्मिनेशन द कैरेक्टर ऑफ द कंपनी दैट इज टू फाइंड आउट वेदर को एनिमी और फ्रेंड। ठीक है, मतलब आपने जिस व्यक्ति को अपनी कंपनी में डायरेक्टर बना रखा वो पाकिस्तान से, आपकी एनिमी कंट्री से बिलोंग करता है। समझ गए? तो ऐसे सिचुएशन में क्या कर दिया जाएगा? इस कंपनी को डिसॉल्व कर दिया जाएगा। ये देखा जाएगा कि फ्रॉड किसने किया। उसने अपना कैरेक्टर छुपा रखा है, उसने बताया ही नहीं कि वो कहाँ से बिलोंग करता है, और वो कंपनी का क्या बन गया? डायरेक्टर। तो ऐसी कंपनी में क्या कर दिया जाएगा? कॉर्पोरेट विल को लिफ्ट कर दिया। जल्दी से पैराग्राफ पढ़ो, 1 मिनट का टाइम दे दो। क्या लिखा है? इन द लॉ रिलेटिंग टू ट्रेडिंग विद द एनिमी। किससे ट्रेडिंग कर रहा है वो? एनिमी से। वेयर द टेस्ट ऑफ कंट्रोल इज अडॉप्टेड, द लीडिंग केस है यहाँ पर कॉन्टिनेंटल टायर वाला। इफ द पब्लिक इंटरेस्ट इज नॉट लाइकली टू बी जियोपार्डी, मतलब पब्लिक इंटरेस्ट के साथ किसी तरह का पक्षपात नहीं हो रहा है, किसी तरह का फ्रॉड नहीं हो रहा है, किसी तरह की चीटिंग नहीं हो रही है। द कोर्ट में नॉट बी विलिंग टू क्रेक द कॉर्पोरेट शेल, बट इट मे बी रेंट द विल फॉर एसर्टनिंग वेदर अ कंपनी इज एन एनिमी कंपनी। लेकिन जब विल हटा दी जाएगी, जब ये देखा जाएगा कि कंपनी कौन सी कंपनी है? एनिमी कंपनी। उसका कैरेक्टर कैसा है? उसका कैरेक्टर जो है वो एनिमी कंट्रीज से कहीं ना कहीं कनेक्टेड है। तो ऐसी कंपनी की विल क्या कर दी जाएगी? लिफ्ट कर दी जाएगी, और उस पर्सन को रिस्पॉन्सिबल ठहराया जाएगा जो कंपनी की तरफ से क्या कर रहा है? फ्रॉड कर रहा है। समझ गए? एक सिंगल वर्ड में। आगे पढ़ो फटाफट, क्या लिखा है? इट इज ट्रू दैट अनलाइक अ नेचुरल पर्सन अ कंपनी डज नॉट हैव माइंड। बहुत अच्छी बात है, बता दिया। आगे क्या लिखा हुआ है? हाँ, देयरफॉर इट कैन नॉट बी, मतलब वो हमारा दुश्मन भी नहीं और वो हमारा दोस्त भी नहीं, नेचुरल पर्सन थोड़ा है। फिर आगे क्या लिखा है? इट में हाउ एवर भी, उसका जो कैरेक्टर है वो कैसे रिकॉग्नाइज हो रहा है? एज ए एनिमी कंपनी। लेकिन हम कंपनी को तो एनिमी कंपनी बोल सकते हैं ना, कब? जब उसमें जो पर्सन इन्वॉल्व है, जो उसे चला रहे हैं, वो खुद कौन सी कंट्री से बिलोंग कर रहे हैं। बस लिख के आ जाओगे, अपने वर्ड्स में लिख सकते हो, पूरी तरीके से परमिशन है। दूसरा एक बहुत बड़ा फ्रॉड सामने आता है रेवेन्यू और टैक्स का। आपने 11th क्लास में P&L अकाउंट बनाया है, उससे क्या असर्टन होता है? प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड। क्या मिलता है उससे? है ना। अब कंपनी में एक CA साहब थे, उन्होंने बोला एक काम करते हैं कि जो प्रॉफिट्स निकल रहे हैं वो कंपनी के बहुत ज़्यादा है, जितना ज़्यादा प्रॉफिट उतना ज़्यादा टैक्स। और CA का काम क्या है? टैक्स को बचाना। किसके लिए? कंपनी के लिए, क्लाइंट के लिए, और गवर्नमेंट को कम से कम टैक्स पहुंचे, यही काम है आपका। तो क्या इलीगली करोगे? कैसे करोगे? लीगली करोगे। तो बताओ मुझे एक तरीका बताओ जिससे आपके पास अगर कोई क्लाइंट आता है और बोलता है सर मुझे टैक्स बचाना, प्रॉफिट कम करना, बताओ मैं लीगली ऐसा क्या कर सकता हूँ कि मेरा प्रॉफिट कम हो जाए? क्या क्या क्या? डोनेशन और कैपिटल
खरीद सकते हो, कैपिटल कैसे खरीद? हाँ, वो कैपिटल गेन को सेट ऑफ करना, वेरी गुड। तो वो इतना आगे थे, ये लोगों को कैपिटल गेन पता है। अगर मान लो टिब्रवाल प्रोफेशनल एकेडमी की आज की वैल्यू कितनी है? आज की वैल्यू 3 करोड़। हाँ, सपोज नहीं, एक्चुअली में 3 करोड़ की हो चुकी है, सर को बधाई दे देना। 3 करोड़ की एकेडमी सर ने जब खरीदी थी तब इसको खरीदा होगा नियर अबाउट कुछ समथिंग 2 से 3 लाख रुपए। अब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट बोलता है कि सेल्स में से परचेस कॉस्ट को क्या कर दो, माइनस, और जो बीच का डिफरेंस या गेन आ रहा है उस पर टैक्स दो। तो सोचो कितना बड़ा डिफरेंस आएगा, और उस पर टैक्स कैसा बनेगा, ज्यादा से ज्यादा। पर एक सीए सजेस्ट करेगा कि ये जो गेन निकल रहा है कैपिटल गेन, इसको आप एक एग्रीकल्चर लैंड परचेस करने में इन्वेस्ट कर दो तो आपको टैक्स में रिबेट मिल जाएगी। ये एक सीए ने सजेस्ट करा, सही है क्या? हाँ, लीगल है, कुछ गलत नहीं है। पर एक दूसरा सीए था, उसने सजेस्ट करा कि सर एक काम करो, आप एक एनपीओ को डोनेशन दो। डोनेशन देने से वो खर्चा आ जाएगा पीएनडल के कौन से साइड में, डेबिट साइड में, और उससे आपका प्रॉफिट क्या हो जाएगा, कम। पर उसको नहीं पता था कि सेक्शन 180 एंड 181 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 ने डोनेशन की भी लिमिट फिक्स कर दी। उससे ज़्यादा डोनेशन आप नहीं दे सकते हो, और सीए ने इलीगली ऐसा काम कर दिया। तो क्या करेंगे, उस सीए को रिस्पॉन्सिबल बनाया कि कंपनी को? बस ये पॉइंट खत्म। लिखा हुआ है टू प्रोटेक्ट रेवेन्यू और टैक्स। भाई ऐसा कोई काम मत करो जिससे आप टैक्स या रेवेन्यू में कुछ न कुछ गड़बड़ करके टैक्स को क्या कर रहे हो, कम कर रहे हो। इवेशन ऑफ टैक्स इज अ इलीगल एक्टिविटी, क्राइम माना जाता है। आप टैक्स से बचा नहीं सकते हो अपने क्लाइंट को। जल्दी से पढ़ो इसमें क्या लिखा है। सर्क्यूमेंट टैक्स मतलब, इवेशन मतलब टैक्स को चोरी करना, टैक्स को अपने क्लाइंट को भरने से बचाना, वो भी इलीगली। समझ गए? दूसरा देखो क्या लिखा है। इट वॉज हेल्ड दैट द कंपनी वॉज नॉट अ जेन्युइन कंपनी एट ऑल बट मियरली द असेसी हिमसेल्फ डिस्टिंग्विश under the legal entity of a limited company. The assessee earned a large income by way of dividend and interest, so he opened some company and purchased their share in exchange of the income by way of dividend and interest. This income was transferred back to the assessee by way of loan. The court decided that the private company were a sham and the corporate will was lifted to decide the real owner of the income. सीए का दिमाग है, पढ़ के समझाओ क्या दिमाग लगा है। एक पर्सन को कौन सी इनकम मिल रही थी, डिविडेंड की और इंटरेस्ट। डिविडेंड कब मिलता है, जब आपके नाम पर क्या हो, शेयर्स। अब आपके इसमें इनकम आ रही है तो आपको लगेगा टैक्स। क्या दिमाग लगाया सीए ने और क्या गलत लगाया बताओ। एसएससी मतलब कौन होता है, एसएससी मतलब कौन होता है, टैक्स पेयर। एसएससी मतलब जिसका टैक्स असेसमेंट किया जा रहा है। एसएससी वर्ड सुना होगा आपने। टैक्स पेयर जिसकी इनकम कैलकुलेट कर कर उस पर क्या लेविड किया जाएगा, टैक्स। तो एक एसएससी था, टैक्स पेयर था, है ना। फिर उसके बाद डिस्टिंग्विश द लीगल एंटिटी ऑफ अ लिमिटेड कंपनी। द एसएससी अर्न अ लार्ज इनकम। एसएससी को क्या मिल रही है, किससे, डिविडेंड और इंटरेस्ट से। पैसा तो आ सकता है ना भाई, इंटरेस्ट कब मिलेगा, जब आपने किसी को लोन दे रखा हो। डिविडेंड कब मिलेगा, जब आपने क्या खरीद रखे हो, शेयर्स। आगे का पढ़ो और बताओ, 1 मिनट का टाइम दे रही हूँ। सो ही ओपन सम कंपनी, और इस पैसे से उसने क्या करी है, कंपनी खोली और उसके क्या परचेस कर लिए, शेयर्स। इन एक्सचेंज ऑफ हिज इनकम। डिविडेंड की सारी इनकम किस में लगा दी, शेयर्स। दूसरी डमी कंपनी को। फिर क्या हुआ आगे देखो। और उसी कंपनी से क्या ले लिया, लोन। तो ऐसा दिखा रहा है वो जैसे मेरे ऊपर उल्टा लोन है, कर्जा है। इनकम तो है ही नहीं सर मेरे पास, बल्कि उल्टा मेरे ऊपर क्या है, कर्जा है।
जबकि इनकम रोटेट होते होते उसकी अकाउंट में आ गई बाय वे ऑफ लोन। देखा सीए का दिमाग, इनकम को किस में कन्वर्ट कर दिया, लायबिलिटी। अब लगाओ टैक्स। लेकिन जिस दिन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को पता पड़ा कि अरे ये कंपनी तो सिर्फ ऑन पेपर एग्जिस्ट कर रही है, जैसे एक कोचिंग क्लास है, उसने एक क्लास ओपन कर रखी जिसमें बच्चे हैं ही, डमी। अब यहाँ पर ज़्यादा इनकम हो रही है हेड ऑफिस में, तो यहाँ की सारी इनकम रूट कहाँ हो रही है, वहाँ का लॉस यहाँ की इनकम से सेट ऑफ होकर टैक्स को क्या किया जा रहा है, कम। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को पता पड़ा कि अरे भाई ये कोचिंग तो सिर्फ ऑन पेपर एग्जिस्ट कर रही है, तो बताओ क्या कॉर्पोरेट विल लिफ्ट होगी। हाँ, समझ में आ गया केस। अगला जल्दी जल्दी, टू अवॉइड लीगल ऑब्लिगेशन। लीगल ऑब्लिगेशन को अवॉइड करने के लिए आपको पता है इंडिया में एक एक्ट है, बोनस एक्ट 1965। उसमें एक रूल है, भाई आपकी फैक्ट्री में 10 से ज़्यादा एम्प्लॉय काम कर रहे हैं ना, तो आपको बोनस देना पड़ेगा। सीए का दिमाग चला, अपनी क्लास में भी एक सीए, उनका भी एक दिमाग चला था, क्या चला था बाद में बताऊंगी, और फिर कैसे प्रॉब्लम में आए थे वो भी बाद में बताऊंगी। तो आपने क्या करा, 10 एम्प्लॉय है, 10 के बाद आपकी लायबिलिटी किसकी आ जाएगी, बोनस की। आपने एक फैक्ट्री डमी खोल ली, 5 उधर एम्प्लॉय बता दी, 5 अपने बता दिए, अब लगाओ बोनस की लायबिलिटी। समझे, आपकी फैक्ट्री में कितने एम्प्लॉय हैं, 5, दूसरी डमी में कितने हैं। लायबिलिटी कब क्रिएट होती है, जब आपके यहाँ 10 हो जाते हैं। आपने बताया नहीं कि हमारी फैक्ट्री में 10 है, आपने बता दिया हमारे पास तो कितने हैं, और बोनस देने की लायबिलिटी से क्या हो गए, बच। तो आप लीगल ऑब्लिगेशन से बच रहे हो क्या करके, बच रहे हो, डमी कंपनी क्रिएट करके। कोई भी फायदा उठा रहे हो लॉ का इलीगली और ऑन पेपर कुछ एग्जिस्टेंस में ला रहे हो, खत्म बात। चलो अगला पढ़ो फटाफट से। ये वर्कमैन ऑफ एसोसिएट वाला घर पे पढ़ लेना, बिल्कुल अच्छे से समझ में आ जाएगा, जो मैंने एग्जाम्पल दिया है वही है, ठीक है। तो ये आपके लिए होमवर्क में दे रही हूँ। फॉर्मेशन ऑफ सब्सिडरी टू एक्ट एज एन एजेंट। होल्डिंग सब्सिडरी समझते हो, लिखो कॉपी में होल्डिंग सब्सिडरी। ये आपको नहीं पता है ना, लास्ट टाइम मैंने सेक्शंस पढ़ाए थे, होल्डिंग का सेक्शन बता दूं, वेरी गुड। सेक्शन 2 सब क्लॉज 46, होल्डिंग। होल्डिंग कंपनी कौन होती है, जिसके पास दूसरी कंपनी के 51% शेयर्स हो। अगर टाटा कंपनी ने रिलायंस के कितने परसेंट शेयर खरीद लिए, तो टाटा कंपनी क्या बन जाएगी, रिलायंस की होल्डिंग। लिखो, इफ एनी कंपनी परचेज द शेयर्स ऑफ अनदर कंपनी। अगर कोई कंपनी ने दूसरी कंपनी के 51% शेयर होल्ड कर लिए, तो एक कंपनी क्या हो जाएगी, होल्डिंग, और दूसरी सब्सिडरी जिसके शेयर्स होल्ड कर रहे हैं, उसके पास 49 बच्चे बेचारी के पास। आप क्या हो गए, होल्डिंग सेक्शन 2 सब क्लॉज 46, और सामने वाली हो गई सब्सिडरी सेक्शन 2 सब क्लॉज 87। आप होल्डिंग, वो सब्सिडरी। मैंने आपको बताया था कि आपके पास जितने रुपए के शेयर्स हैं उतने रुपए का आपके पास क्या है, वोटिंग राइट्स। अब आपके पास 51% शेयर है, तो आपका दूसरी कंपनी पर कंट्रोल कितना परसेंट हो जाएगा, मतलब उसको आप अपने इशारे पर नचा सकते हो। होल्डिंग के पास पावर रहती है। कंट्रोल इज डिफाइंड अंडर सेक्शन 2 सब क्लॉज 27, बताया था मैंने आपको लास्ट टाइम। कंट्रोल मेन है। हमारी क्लास के किसी एक बच्चे को भगवान लक्ष्मी जी की कृपा हुई, उसने रिलायंस के 100% शेयर खरीद लिए, तो बताओ रिलायंस उसके इशारों पे नाचेगी या नहीं, रिलायंस उसकी हो गई, नहीं, फिर से गलत बोल रहे, रिलायंस उसकी नहीं है, ऑनर थोड़ना है। मैंने आपको अभी बताया, चाहे आपके पास 100% शेयर हो, बेटा नींद से जागो, तो आपके पास कंपनी की ऑनर, इसे पानी मतलब हाँ वो क्या आते हैं, वो कागज वाले वाइप्स, वो ऐसे चेहरे पे थोड़ा थोड़ा आंखों पे से लगाते, ठंडा है ना, थोड़ा थोड़ा जगते रहोगे। सीए वालों को अपने साथ चने चिरौंजी है ना, घर पे वो बनते भजिए वगैरह, वो ऐसे सब क्लास में लाया करो, थोड़े थोड़े खाते रहा करो। सोफ, समझ में आ रही बात। जब हम सीए फाइनल में थे, हमारी क्लास का एक स्टूडेंट सैलेड लेके आता था,
वो चने के ऊपर टमाटर प्याज वगैरह सब काट के वो पूरी क्लास में बांट देता था। बोले जब भी तुम्हें ऐसा लगे कि एनर्जी डाउन जा रही है, ये खाना, इससे दिमाग तेज चलता है। तुम्हें हर वो काम करना पड़ेगा जिससे तुम जगते रहो क्लास, है ना। और एग्जाम में भी आपको इवन अपनी वाटर बॉटल में ग्लूकोज घोल के ले जाना। समझ में आ रही है बात? ये बहुत जरूरी है बेटा, नहीं तो कब नेटवर्क एरिया से बाहर होकर अच्छा दिखता आप क्लास में पर्सनली प्रेजेंट हो, और धीरे 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 पूछो कहाँ चले गए, बोले पता नहीं कहाँ थे, फिर आते हो। होल्डिंग बताओ कौन सी कंपनी? 51% शेयर। आपके पास क्या है कंपनी का? कंट्रोल। कंट्रोल का सेक्शन बोलो, सेक्शन 2 सब क्लॉज 27। तो आप कौन सी कंपनी हो गए? होल्डिंग। और सामने वाली कौन सी कंपनी हो गई? सब्सिडरी। अब बताओ सब्सिडरी कंपनी बेचारी कुछ खुद से डिसीजन ले पाएगी? सारा किसके पास है? और पता है अपने होल्डिंग सब्सिडरी क्यों बनाई? ताकि अपना प्रॉफिट आप सब्सिडरी के नाम पर रख सको, जबकि एक्चुअली में कोई सब्सिडरी है ही नहीं। तो अपने होल्डिंग सब्सिडरी को केवल एक एजेंट की तरह यूज किया ताकि अपने टैक्स का बर्डन आप शिफ्ट कर सको। क्या कर सको? टैक्स का बर्डन शिफ्ट। तो इसमें भी लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट विल लग जाएगा। ठीक है। अगला है कंपनी फॉर्म्ड फॉर फ्रॉड और इम्प्रॉपर कंडक्ट। ये तो अभी अभी पढ़ा। आप कंपनी को क्यों बना रहे हो? फ्रॉड करने के पर्पस। ऑन पेपर बना के छोड़ रहे हो, सारे टैक्स का बर्डन उधर शिफ्ट कर रहे हो। फिर से वही पॉइंट, तो ये भी लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट विल में आ जाएगा। और ये जो लिस्ट मैंने आपको पढ़ाई, यहाँ पर कॉर्पोरेट विल खत्म होता है। इसमें से कोई भी एक केस आ जाएगा, आपको बोलेंगे कि क्या यहाँ पर लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट विल लगेगा, आपको रेलेवेंट पॉइंट को डिस्कस करना पड़ेगा कि हाँ मतलब कि वो उस तरीके का गिल्ट में, शायद मतलब गिल्ट, उसने वो गलती करी। समझ में आ रही है आपको बात? लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट विल एक कॉन्सेप्ट है जिसे आप मन से डील कर सकते हो। और मैडम क्या यही लिस्ट है जिसमें लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट विल लगेगा? नहीं, दुनिया में और कोई व्यक्ति आएगा, और कोई सी आएगा, नई तरीके से क्या लगाएगा? दिमाग। और क्या करेगा? फ्रॉड करेगा। कौन सा ऐसा सीए था जिसने पब्लिक लिस्टेड कंपनी में दिमाग लगाकर फ्रॉड किया था और उस पागल आदमी ने खुद जाके सरेंडर भी कर दिया? ऐसा एक सीए जिसने अच्छा खासा फ्रॉड करा पब्लिक लिस्टेड कंपनी, और पता नहीं उसको क्या हुआ, खुद जाके सरेंडर भी कर दिया। अभी भाई साहब तिहाड़ जेल में रिसेंटली खुद जाके सरेंडर करके आ गए। और मजे की बात ये कि वहाँ जेल में सीएस कर रहे हैं। हाँ, इतना दिमाग होता है सीए के पास, पढ़ते पढ़ते खसक जाता है। कौन सीए था जिसने ये कारनामा किया था? और ये भी बता दूं कि उस सीए के कारण उस कंपनी के शेयर्स फ्राइडे इवनिंग को जब मार्केट क्लोज होता है तो 1500 रुपये का एक शेयर था, और भाई साहब सरेंडर करके आ गए सैटरडे को, और मंडे मॉर्निंग वो शेयर 1 रुपये पे आ गए। सारे शेयर होल्डर्स वीकेंड में मर गए। सीए का दिमाग पता नहीं क्या अजीबोगरीब किस्सा है, ढूंढना कि किसने ऐसा किया। आपके लिए वाकई। चलो, अब क्लासेस ऑफ कंपनीज अंडर द एक्ट ऑन द बेसिस ऑफ लिमिटेड बाय शेयर्स, पहले ही पढ़ चुके हैं क्या? लिमिटेड बाय शेयर्स बताओ क्या होता है? ऐसी कंपनी जो लिमिटेड बाय शेयर्स हो, सेक्शन 2 सब क्लॉज 20। एक शॉर्ट रिवीजन करते हैं। प्राइवेट कंपनी के मिनिमम मेंबर 2, पब्लिक कंपनी के मिनिमम मेंबर 7, प्राइवेट कंपनी के मिनिमम डायरेक्टर 2, पब्लिक कंपनी के मिनिमम डायरेक्टर 3, प्राइवेट कंपनी का सेक्शन 2 सब क्लॉज 68, पब्लिक कंपनी का सेक्शन 2 सब क्लॉज 71। प्रोस्पेक्टस क्या होता है? इनवाइटिंग एप्लीकेशन, इनवाइटिंग डॉक्यूमेंट, जिससे वो किसको इनवाइट कर रहे हैं? क्यों? ताकि आओ और हमारी कंपनी के शेयर्स खरीदो, इन्वेस्ट करो। ठीक है। प्रमोटर कौन होता है? जो इनिशियल स्टेजेस लेता है। किससे रिलेटेड? कंपनी के इनकॉर्पोरेशन से रिलेटेड। क्या शेयर होल्डर को वोटिंग राइट्स होते हैं? कौन से शेयर होल्डर को? कौन से शेयर होल्डर को? इक्विटी। प्रेफरेंशियल शेयर होल्डर्स को वोटिंग राइट्स, इक्विटी को शेयर होल्डर वोटिंग राइट्स है, पर प्रेफरेंशियल को मिलेंगे क्या कभी?
कभी मिलेंगे क्या? 2 साल से ज़्यादा अगर उनका डिविडेंड 2 साल से ज़्यादा क्यूमुलेटिव फॉर्म में आ जाए तो उन्हें भी कौन से राइट्स मिल जाएंगे? वोटिंग राइट्स, है ना। अब मेरे को एक गाना गाना पड़ेगा, जागो मोहन प्यारे। बेटा कौन सी चक्की का आटा खाता हो? इतनी जल्दी जल्दी कैसे भूल जाते हो? तुम कैसे कर लेते हो? बेटा प्रेफरेंशियल शेयर होल्डर, है ना, प्रेफरेंशियल शेयर होल्डर को वोटिंग राइट्स मिलते हैं। कब? जब उनका डिविडेंड 2 साल के लिए क्यूमुलेटिव फॉर्म में पड़ा हुआ है और उन्हें नहीं मिल रहा है। अरियर इन डिविडेंड फ्रॉम लास्ट प्रिसीडिंग 2 फाइनेंशियल ईयर, है ना। तुम लोग थोड़ी सी इज्जत लॉ को दे दो, नहीं तो वो इस कदर तुम्हें बेइज्जत करेगा कि तुम्हें एक गिलास पानी पीने में 1.5 घंटा लग जाएगा, इतना रोगे कि पानी भी नहीं अंदर जाएगा। समझ जाओ, रिक्वेस्ट है मेरी। वीडियो देखो यूट्यूब पे जाके इस बार के रिजल्ट्स के। एक वीडियो तो मैं यहाँ प्रोजेक्टर पे चलाऊंगी थोड़ी देर बाद, देखना क्या बोला एक सर ने। नंबर ही नहीं देते हैं वो लोग। फाउंडेशन में लॉ, इंटरमीडिएट में ऑडिट और फाइनल में टैक्सेशन, उनके 3 फेवरेट सब्जेक्ट हैं जिसमें बच्चों को निकालना ही नहीं चाहते, है ना। अब आप इतनी मेहनत कर रहे हो रात दिन, तो आप तो निकल जाओगे, क्योंकि आपको सारे सेक्शंस, मैंने लगभग 30 से 35 सेक्शंस लास्ट लेक्चर में पढ़ाए थे, वो सब आपको रटे हुए हैं। जब भी आपके पास फ्री टाइम होता है, खाना खाते खाते भी आप फाउंडेशन का रिवीजन कर रहे हो लॉ का, तो आप लोग तो निकल जाओ, है ना। टाइम वेस्ट कर ही नहीं रहे हो, वीकेंड्स को वीकेंड्स नहीं समझ रहे हो, रात दिन पढ़ रहे हो। रात को 12 से 2:30 आप सिर्फ लॉ पढ़ रहे हो रोज रात को। फिर सुबह अच्छे बच्चे की तरह स्कूल भी चले जाते हो, प्रोजेक्ट भी सबमिट कर रहे हो, प्री बोर्ड्स की भी प्रिपरेशन कर रहे हो। तो आपकी बात नहीं कर रही हूँ, उन बच्चों की बात हो रही है जो पढ़ ही नहीं रहे। आप तो निकल जाओ, समझ में आ रही है बात? क्योंकि आप रात दिन लॉ पढ़ रहे हो, फाउंडेशन में निकलना, सिर्फ लॉ पढ़ो। मैडम वो इकोनॉमिक्स में क्या है, मैडम ने टेस्ट दिया था, वो ऑब्जेक्टिव का टेस्ट है, वो है, ये है, वो बेटा आपको समझ में आ जाएगा, उसमें निकल जाए। आपको राइटिंग प्रैक्टिस करनी है, लिख लिख कर लॉ याद करना। देखो पहली शुरुआत जो होती है ना, वो लॉ की होती है किस चीज़ से? पढ़ने से, रीडिंग। अब रीडिंग के बाद क्या आता है? लॉ को, बोलो आगे। रीडिंग के बाद लॉ को समझना, और समझ के रटना। हनुमान चालीसा आती है आपको? समझ के रटी है, फिर भी पूरी आती है? पूरी आती है। बाद में मीनिंग तुमने किसी गुरुजी से सुन लिया, वो बात नहीं हो रही। बात ये हो रही कि हनुमान चालीसा रटी हुई है। अरे वो भी तुमको एकदम सस्पिशियस है ना, सीए हो कि क्या हो यार, उसमें तो कॉन्फिडेंटली बोलो हाँ हनुमान चालीसा आती है ना। इतना उदास होने की जरूरत नहीं है। आपका पेपर अगर आप मेहनत से देते हो तो आपको दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती है। सीए का एक ही रूल है कि वो आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि किस बच्चे ने मेहनत से पेपर लिखा है। अब मेहनत से पेपर लिखने की डेफिनेशन क्या है? क्या है इसकी डेफिनेशन? है कि आपने पहले रीड किया हो, फिर समझाओ, फिर घूम घूम के लॉ को पूरा रटाओ। मैं तो आपको बता देती हूँ कौन सा इंपॉर्टेंट है कौन सा नहीं। आपको तो पूरा भी नहीं पढ़ना है, मैं आपको पूरा बता रही हूँ कि कौन सा आपको पढ़ के जाना है ना। और फिर आपने PYQ सॉल्व कर लिया, RTP MTP ले ली, तो हो गया आपका काम। पर आपको वो लेना पड़ेगा। समझ में आ रही बात? अच्छा, आप ऐसे उदास चेहरे से बैठे हो, मुझे एक बात बताओ, आपके जीवन में तकलीफ क्या है? तकलीफ क्या है? इतनी उदासी के साथ बैठे हो, तुम्हें बोलने मतलब मोटिवेशन के बाद भी तुम्हारे चेहरे पे एक बार भी स्माइल नहीं आती कि चलो ऐसा करेंगे तो निकल जाएंगे। क्या डर है? हाँ, समय, टाइम, हाँ वो तो है बेटा, लेकिन उसको तुम एक्सटेंड कैसे? अच्छा ईमानदारी से बताओ, क्या तुम किसी भी शादी में नहीं जा रहे हो, अटेंड नहीं कर रहे हो, कोई फंक्शन अटेंड नहीं कर रहे हो, मूवी भी नहीं गए हो, होटल भी नहीं गए हो, फ्रेंड्स के साथ टाइम स्पेंड नहीं किया, मोबाइल बरसों से अलमारी में पड़ा हुआ है लॉक, यही गड़बड़ है। बस आप समझ में आ गया। तो बेटा मोबाइल पहली फुर्सत में जाते समय इंदौर में खजराना मंदिर में एक खाई है, उसके अंदर डाल के आ जाओ। वहाँ से कोई भी नहीं निकल पाया आज तक।
तो आपका मोबाइल भी वहाँ पे आराम से रेस्ट करेगा। पहली फुर्सत, देखो मेरी बात सुनो, एक छोटी सी बात सुनो, 6 महीने आप सेक्रीफाइस करो, उसके बाद 2 महीने तक आप मोबाइल के साथ रहो, कोई मना नहीं करेगा, है ना। क्या करो, सीए वाली जो जर्नी है ना उसमें रेस्ट के लिए इंटरवल्स आते हैं, आप जर्नी के साथ रेस्ट मत करो। सीए मतलब उसका सब्स्टिट्यूट नेम पता है? सीए को प्यार से क्या बोला जाता है? सन्यासी। प्यार से सन्यासी, जिसने दुनिया से सन्यासी, और जो रात दिन सिर्फ पढ़ाई के लिए डिवोटेड है। ऐसा जिंदगी भर नहीं करना है। आपका सीए फाउंडेशन हो, आप कुल्लू मनाली निकल जाओ, कोई मना नहीं करेगा। ब्रेक में निकलो, लेकिन पहले पूरा टाइम किसको दो? पढ़ाई। रात दिन एक कर दो। उसमें भी ट्रिक्स है। देखो एलएलपी सिर्फ 10 पेज का है और 8 नंबर का आता है। मैं आपको पूरा बताऊंगी। देखो मैंने आप पूरी लिस्ट बना रखी है, ये लिस्ट बताती हूँ मैं आपको। 2 मिनट आपका कॉन्फिडेंस बढ़ाया जाए पढ़ने की जगह, ज़्यादा जरूरी दिख रहा है। मैं रिकॉर्डिंग स्टॉप कर देती हूँ, वैसे अभी तक का तो सब रिकॉर्ड हो गया, कोई बात नहीं।